तो मिथिलेश अपने बारे में बताइए पहले। मेरा नाम मिथिलेश कुमारी है। मैं राजस्थान के करौली डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग जवाहर नवोदय विद्यालय सवाई माधोपुर से की है। उसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन महारानी कॉलेज जयपुर से की है और राजस्थान यूनिवर्सिटी से उसके बाद इंग्लिश लिटरेचर में पोस्ट ग्रेजुएशन की है। मेरी हॉबीज है फोक सॉन्ग सुनना और बास्केटबॉल खेलना और विलेज लाइफ ब्लॉग्स देखना। ओके गुड। तो 2016 में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, उसके बाद से आप क्या कर रही हैं? सर उसके बाद से मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही हूँ। एंड ये आपको कौन सा अटेम्प्ट है? सर ये मेरा 8वां अटेम्प्ट है, 5वां मेन से 3rd इंटरव्यू है। ओके, तो मेरा आपसे यही पहला क्वेश्चन है कि डू यू थिंक कि कोई नंबर ऑफ चांसेस के ऊपर कोई लिमिट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सर यूपीएससी में हमने चांसेस उनकी लिमिट डिसाइडेड की गई है जो नहीं, जो है वो तो है, यू आर वेरी मच एलिजिबल, उसमें कोई डाउट नहीं है। मैं आपकी ओपिनियन जानना चाह रहा हूँ कि डू यू थिंक कि आपने 8 बार ट्राई किया, इज दैट एनफ या अभी और गुंजाइश है ट्राई करने की? मैं 3 बार से इंटरव्यू दे रही हूँ और एक बिल्कुल लास्ट लिमिट से एक ही कदम पीछे हूँ, तो मैं नेक्स्ट बार भी ट्राई करना चाहूँगी। मेरे पास अगर अपॉर्चुनिटीज हैं। ये बताइए कि आपने लिखा है बास्केटबॉल आप खेलती हैं, तो इंडिया की बास्केटबॉल में क्या रेटिंग है वर्ल्ड वाइड? इंडिया अभी बास्केटबॉल में बहुत पीछे है। हम ऑल ओवर वर्ल्ड में 76 नंबर पे हैं। ये मेंस की रैंकिंग है या मेंस की 76 है, वीमेंस की 74 है। ओके, तो क्या वजह है कि इतनी रैंकिंग पुअर है इंडिया की? सर इंडिया में जो बास्केटबॉल का इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है और जो बास्केटबॉल के लेकर जागरूकता है वो लोगों में नहीं है। और जो खेल संस्कृति का विकास होना चाहिए हमारे मतलब पूरे गांव तक भी, वो अभी डेवलप नहीं हुआ है। तो लोग खेलों की ओर प्रमोट होते ही नहीं है, वो ज्यादा पढ़ाई को ज्यादा। ओके, तो अगर आपको चांस मिले बास्केटबॉल में इंडिया के रैंकिंग को से टू ब्रिंग इट से विद इन टॉप 20, तो क्या 3 स्टेप्स आप लेंगी स्पेशली विमेन बास्केटबॉल के लिए? सर एक तो खेल संस्कृति का जो प्रसार है वो किया जाना चाहिए लोगों को। जैसे भारत में खेलो इंडिया, टारगेट ओलंपिक, पोडियम स्कीम्स चलाई जा रही हैं, उनके तहत लोगों में जागरूकता और उनको इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल करवाया जा रहा है। तो ऐसे इसको और प्रमोट किया जाना चाहिए। जैसे बास्केटबॉल का इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है। जैसे मैं राजस्थान से हूँ, राजस्थान का राष्ट्रीय खेल भी है बास्केटबॉल, लेकिन हम गाँव में जाएंगे फिर देखेंगे तो लोगों को बास्केटबॉल के बारे में जानकारी भी नहीं है, या फिर स्कूलों में हमें बास्केटबॉल कोर्ट या कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। तो बास्केटबॉल का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कराना बहुत ज़्यादा जरूरी है। फिर उस हमें अच्छे कोचेज और लोगों को उसकी तरफ अट्रैक्ट करना चाहिए और जो अच्छी करियर अपॉर्चुनिटीज भी अवेलेबल करवानी चाहिए ताकि लोग अट्रैक्ट हो। तो बास्केटबॉल का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में इतनी परेशानी क्यों होनी चाहिए? कोई बहुत कॉस्ट इंटेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर तो होता नहीं है? लोगों में जागरूकता ही नहीं है, अभी वो खेलों की तरफ प्रमोट ही नहीं हुए, तो उसको प्रमोट करने के लिए आप क्या करेंगे? लोगों में जागरूकता और उनको मतलब अच्छी करियर अपॉर्चुनिटीज उपलब्ध करवानी चाहिए। जैसे अमेरिका में हम बास्केटबॉल की लीग होती है, वैसे ही इंडिया में कोई लीग होनी चाहिए। ओके, आपने ये मदर्स प्रोफेशन में लिखा है एग्रीकल्चर, तो मदर एग्रीकल्चर में एसोसिएटेड हैं, तो कितना लैंड है आपके पास जो मदर जिसको फार्मिंग के लिए यूज़ करती हैं? 6-7 बीघा है। ओके, तो मेरा आपसे सवाल है कि वो फार्मर्स को जो किसान सम्मान निधि मिलती है वो आपके यहाँ मिलती है? और उसके बारे में आपको क्या कहना है कि वो सम्मान निधि क्या उसका अमाउंट ठीक है और वो कब तक मिलना चाहिए, उसके बारे में आपकी ओपिनियन में जानना चाहता हूँ। जो किसान सम्मान निधि है वो ईयरली 6,000 रुपये दिए जाते हैं, जिनका किसानों को उनकी जो इनपुट कॉस्ट है उसमें हेल्प करने के लिए। लेकिन जो टैक्स पेयर्स हैं उनको ये किसान सम्मान निधि उपलब्ध नहीं करवाई जाती। तो ये लिमिट पूरी तरह मतलब अभी इतनी सफिशिएंट तो नहीं है। इसको बढ़ाने के बजाय हम इनपुट कॉस्ट को कम करना चाहिए, क्योंकि किसानों की जो इनपुट कॉस्ट है वो बढ़ती जा रही है, जैसे फर्टिलाइजर, सिंचाई, इनकी और श्रम की लागत। तो उनको कम करते हुए हमें इनपुट कॉस्ट को कम करना चाहिए, एग्रीकल्चर को डाइवर्सिफाई करना चाहिए, ताकि हमें उस किसान खुद स्वयं में सक्षम हो अपनी खेती के लिए, उसमें इनपुट कॉस्ट को उसको वहन करने के लिए। जैसे प्रधानमंत्री ने कई बार कहा है कि डबल द फार्मर्स इनकम के ऊपर हम काम कर रहे हैं, तो आपने ऐसा खुद महसूस किया अपने घर में कि कोई फार्मर की इनकम बढ़ी है? ओवरऑल जो इंडिया के डेटा आए थे उनके अकॉर्डिंग तो 45% किसानों की इनकम बढ़ी है। लेकिन जैसे मैं अपने गांव में वहाँ देखती हूँ तो उसमें कोई सुधार नहीं हुआ है, क्योंकि इनपुट कॉस्ट बढ़ने की। आप अपने मदर को कंट्रीब्यूट करती हैं एग्रीकल्चर में, किसी तरह से हाथ बटाती हैं?
सर जैसे मैं उनको कोई योजना है या फिर जैसे कुछ उनका ये एमएसपी से रिलेटेड जो भी न्यूज़ होती है, कितना भाव है बाजार में, उससे रिलेटेड न्यूज़ दे देती हूँ। और जाती हूँ तो कभी कभी खेतों पे भी जाती हूँ, उनका जो फसल काटने का टाइम होता है उस टाइम जाती हूँ। मतलब मुझे जितना आता है उतनी हेल्प। आपने कभी अपने घर के लिए ये लैंड के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड देखा है? अभी उन्होंने सॉइल हेल्थ कार्ड, तो क्यों नहीं बनवाया? आपने उनकी मदद नहीं की? सर वो कम, मतलब उनके पास कम जमीन है तो उसको इतना ध्यान देते नहीं है। सिर्फ घरेलू यूज के लिए इतना, या तो अनाज मतलब खरीफ की फसल में तो या तो बारिश होगी तो फसल पूरी हो पाएगी, नहीं तो बारिश नहीं हुई तो फिर हमें जो फसल है वो इतनी अमाउंट में मिलेगी, 1-2 कट्टा बाजरा पैदा हुआ तो सिर्फ खाने के लिए काम में आती है। तो इतना वो ध्यान देते नहीं है उस पर कि सॉइल हेल्थ कार्ड ही बढ़वाएं, क्योंकि उनके पास एक तो जमीन कम है और ऊपर से उनको जमीन से इतना प्रॉफिट होता नहीं है, तो वो अदर एक्टिविटीज पे ज्यादा फोकस करेंगे इनकम। बट इंडिया में तो मेजॉरिटी फार्मर्स जो हैं मार्जिनल फार्मर्स ही हैं, और सॉइल हेल्थ कार्ड जो है बहुत लार्ज स्केल पे इशू हो रहे हैं, तो आपने उसकी ज़रूरत नहीं समझी? सर जरूरत है सॉइल हेल्थ कार्ड की, अभी क्योंकि हमारे जो उर्वरकों का उपयोग है वो मतलब अनिश्चित मात्रा में हो रहा है, तो जैसे यूरिया का हम उपयोग ज़्यादा करते हैं और बाकी जो है उनका कम करते हैं। यूरिया का उपयोग ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उसको नियंत्रित करने के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड की ज़रूरत है। लेकिन जैसे मेरी मम्मी वो भैंस भी रखती हैं, तो भैंसों का जो गोबर होता है उस वहाँ कंपोस्ट है उसको यूज करती हैं। ओके, थैंक यू। मिथिलेश, यस आपके फादर दिल्ली पुलिस में यस अभी हैं? यस रिटायर नहीं हुई? नहीं गुड। बीइंग ए पुलिस ऑफिसर डॉटर, यस। तो आपकी लाइफ में मतलब क्या पॉजिटिव ऐड हुआ है, वैल्यू एडिशन क्या रहा? सर जैसे कोई भी प्रॉब्लम हो तो पापा जब भी बोलते हैं कि डरना नहीं है किसी भी चीज़ से, या फिर कोई भी इशू हो तो उस पर खुल के बात करनी है, या फिर उसमें जैसे कोई ब्लैकमेल जैसी कोई भी सिचुएशन होती है तो उसको कभी छुपाना नहीं है, चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो उसको आके बताना है, उसको बैठ के सॉल्व करेंगे। तो कोई भी मुद्दा होता है सेफ्टी से रिलेटेड या अदर कोई भी, तो हम उसको खुल के बात करते हैं। तो आप अपने पापा से प्रभावित हैं? हाँ। तो एक बात बताइए कि जो आमतौर पर हम जनता में देखते हैं कि पुलिस की छवि है यस बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, मानती है आप ऐसा? हाँ सर अभी है नहीं। हाँ बिल्कुल। मतलब हम खुल के बात करें तो बड़े भद्दे भद्दे संबोधन करके उन्हें बोला जाता है, कई बार ठुल्ला बोला जाता है, आपको पता होगा इस बात का। और रिश्वतखोर, ये तमाम बातें करी जाती है। तो अगर आप सेलेक्ट होती हैं, आईपीएस बनती हैं, तो आपकी क्या मतलब प्रायोरिटीज रहेंगी, तो कैसे मतलब हम डील कर सकते हैं इनको इम्प्रूव करने के लिए, पुलिस की छवि को कैसे सुधारा जा सकता है? सर जो पुलिस की छवि है उसका एक तो रीजन है जनता और पुलिस के बीच संवाद करना। उनमें जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो एक दूसरे में मतलब एरोस्वास की भावना है उसको कम करने के लिए जैसे पुलिस है उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। उनके पास एक तो बहुत बर्डन रहता है, क्योंकि यूएन के अकॉर्डिंग 222 पुलिस कर्मी होने चाहिए 1 लाख की जनसंख्या पे, जबकि भारत में 137। तो उसका वर्डन की वजह से उनको फिर मानसिक प्रॉब्लम्स भी होती है, फिर वो इतना ध्यान नहीं दे पाते उस वजह से भी। और फिर उनके जो अभी उनको जैसे होम फैसिलिटीज अदर फैसिलिटीज इतनी अवेलेबल नहीं करवाई जाती, तो इस वजह से फिर वो हम देखते हैं कि रिश्वत की तरफ भी जाते हैं। तो एक तो उनको जो फैसिलिटीज अवेलेबल करवानी चाहिए वो उनमें बड़ा मतलब उनको बढ़ाया जाना चाहिए और इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप किया जाना चाहिए। जैसे कैट की रिपोर्ट भी आई थी कि 75% राजस्थान में, 74% बंगाल में हथियारों की कमी है। तो हमें हथियार, वाहन और साइबर पुलिस, ये सारे ट्रेनिंग्स और इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, साथ में प्रॉपर ट्रेनिंग और जो आवश्यकता पड़ने पर समय पर जनता और पुलिस के बीच संवाद। अच्छा, मुझे नजर आता है कि जनता और पुलिस में जो गैप है उससे ज्यादा गैप है पुलिस के अंदर जो हायरार्की है। शायद आपके पापा ने आपके साथ डिस्कस किया हुआ, नहीं किया हुआ मुझे नहीं पता। पुलिस के अंदर हायरार्की मानती हो ना, जैसे आपके पापा कांस्टेबल होंगे, फिर एएसआई होंगे, एसआई, इंस्पेक्टर, दिल्ली के अंदर एसीपी, डीसीपी, जॉइंट सीपी, उनके अंदर जो कम्युनिकेशन गैप है, कहीं ना कहीं आपस में कम्युनिकेशन गैप है। कभी ये चीज़ें डिस्कस हुई कि डिपार्टमेंट के अंदर ही इंटरनल कई चीज़ें समझाई नहीं जाती, जो योजनाएं हैं पुलिस की वो नहीं समझाई जाती? तो कहीं इन चीज़ों के बारे में कभी, क्योंकि हम अगर अपने स्टाफ को मोटिवेट नहीं करेंगे, ब्रीफ नहीं करेंगे, है ना, जैसे आप अगर सपोज करो आप एसपी हैं या दिल्ली में डीसीपी हैं डिस्ट्रिक्ट के अंदर, आप अपने स्टाफ के साथ इंटरेक्शन नहीं कर रही हैं या कर रही हैं,
तो उसका जाहिर सी बात है स्टाफ भी मोटिवेट होगा, क्योंकि बीइंग ए लीडर तो आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है। तो जब स्टाफ मोटिवेट होगा तो वो जनता के साथ ठीक से इंटरेक्शन करेगा। हम कांस्टेबल चूंकि जनता का फेस है, पुलिस का फेस है जनता के बीच में, ठीक है। तो पुलिस का कांस्टेबल तब तक मुझे लगता है मोटिवेशन उसके अंदर नहीं होगा जब तक उसका सीनियर उसके साथ नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि बीइंग ए आईपीएस ऑफिसर के अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो अपने जो सबऑर्डिनेट स्टाफ है उसके अंदर मोटिवेशन भरे, उसके अंदर कॉन्फिडेंस दे? तो कहीं ना कहीं चीज़ें हमारे यहाँ देखा जाता है सोसाइटी के अंदर हवा हवाई या हीरोबाजी जो देखी जाती है। भाई आप ठीक है सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, अखबारों में आपकी फोटो आ रही है, लेकिन आपका कंट्रीब्यूशन सोशल अपने जो सबऑर्डिनेट स्टाफ है उसके प्रति कहाँ है? तो आपका मतलब एज ए लीडर पुलिस में मतलब बीइंग आईपीएस ऑफिसर, तो क्या आपकी कुछ ऐसी सोच है, कोई प्लानिंग है कि क्या मतलब अपने सबऑर्डिनेट स्टाफ को कैसे मोटिवेशन दिया जाए? एज ए लीडर कोई भी पुलिस ऑफिसर है उसको अपने जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनको साथ लेकर चलना चाहिए। जो भी हम योजनाएं चल रही हैं या फिर जो भी एक्शन लिया जाना है उसको मतलब जितनी इंफॉर्मेशन आवश्यक है उतनी इंफॉर्मेशन दी जानी चाहिए। और सो एज ए लीडर उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जो प्रॉब्लम्स है उनका सॉल्यूशन निकाला जाए। उनकी जो भी प्रॉब्लम है अकॉर्डिंग तो कुछ मेंटल स्ट्रेस भी हो सकता है तो उसके लिए ट्रेनिंग की भी आवश्यकता हो या जो भी है की जानकारी होनी चाहिए। गुड। एक पुलिस में करप्शन की बहुत ज़्यादा एलिगेशन है, हालांकि करप्शन बहुत सारे डिपार्टमेंट में भी है, लेकिन पुलिस में जनरली चूंकि विजिबल फोर्स है, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? सर इसके लिए एक तो जैसे मैंने पहले बताया था कि पुलिस बल की कमी है, उनके पास ओवरबर्डन है। तो हमें जितनी जो रिक्तियां हैं उनकी भर्ती की जानी चाहिए और प्रॉपर ट्रेनिंग भी दी जानी चाहिए। क्या आपको नहीं लगता कि एज ए पुलिस लीडर आपको रोल मॉडल होना चाहिए? किसी को भी जो भी ऑफिसर है उसको रोल मॉडल होना चाहिए। अगर हम ज़्यादा मेहनत करेंगे तो मेरा सबऑर्डिनेट स्टाफ खुद ज़्यादा मेहनत करेगा। अगर मुझे जो भी मिल रहा है, जो भी मेरी सैलरी है, अगर मैं उसमें सेटिस्फाइड हूँ, आप अगर उसमें सेटिस्फाइड है, तो नीचे वाले स्टाफ की हिम्मत नहीं है। ठीक है, क्या करना चाहिए? एक बहुत बड़ी दीर्घकालिक योजना का तहत हो सकता है, लेकिन क्या हम कर सकते हैं एट प्रेजेंट? यू आर बीइंग एसपी, बीइंग ए डीसीपी, आप देखो हम डाल देंगे, आपको पता है प्लानिंग होने में, इम्प्लीमेंटेशन होने में 10 साल भी लग सकते हैं, लेकिन एट प्रेजेंट आप जिले के अधिकारी हैं, वहाँ पे एलिगेशन आ रही है आपके पास कि आपका स्टाफ फलाने नाके पे खड़ा होकर पैसे ले रहा है, तो आप कहेंगे जी उनको स्ट्रेस मैनेजमेंट पे मैं ट्रेनिंग पे भेजती हूँ। सर जो उसमें इन कार्यों में लगे हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। देखो वो तो ठीक है, कार्रवाई हो जाएगी और रोका जाएगा, लेकिन ऐसा मतलब क्यों, मतलब ज्यादातर लोगों में ऐसा भाव ही क्यों आ रहा है? उसको हम कैसे रोक सकते हैं? सर जो करप्शन को लेके सोशल एक्सेप्टेंस है उसको कम करना चाहिए, क्योंकि लोगों में कि वो करप्शन मतलब जो भी है गाइड है उसको लेकर इतना ध्यान देते नहीं है। लोगों को शिकायत करनी चाहिए और फिर लोगों में ऐसी मेंटालिटी डेवलप करनी चाहिए कि ये इलीगल है, तो उसको जो रूल्स हैं उनको फॉलो करने पर ध्यान देना चाहिए। मतलब ऐसा माइंड से डेवलप करना चाहिए। और जो पुलिस बल है उनमें भी ट्रेनिंग के दौरान ये इसकी पूरा अच्छे से प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए कि ब्राइब नहीं लेनी है, तो जो रूल्स हैं उनको फॉलो करना है। और सर जो भी इन कार्यों में लिख पाया जाता है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बहुत बढ़िया, मुझे लगता है रोल मॉडल बन के दिखाना चाहिए, है ना, अच्छे से खुद भी, मतलब क्योंकि जब हमारे सबऑर्डिनेट होते हैं वो हमारी तरफ ज़्यादा देखते हैं कि हमारा बॉस कैसा कर रहा है। किसी की हिम्मत नहीं है कि वो चीज़ें कर दे जो बॉस की इच्छा के विरुद्ध हो। तो रोल मॉडल बनना है आप लोगों को, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, आप जैसे गांव से बिलोंग करती हैं, खेती की बात बताइए, आपने सर को बताया अभी, तो जनरली दो चीज़ें एक साथ चलती है, एक महंगाई कि जी महंगाई बहुत बढ़ गई, जैसे महंगाई बढ़ती है तो गरीबों पर मार पड़ती है, ठीक है जी। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए जो भी तमाम उपाय किए जाते हैं, महंगाई को कंट्रोल किया जाता है तो किसानों पर मार पड़ती है। तो इसको कैसे संतुलन किया जा सकता है कि महंगाई भी मतलब ना बढ़े और किसानों की आय भी बढ़े? आप इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? सर जैसे महंगाई बढ़ती है तो खाद्यान्नों की कीमत बढ़ेगी या फल और सब्जियों की कीमत बढ़ेगी, तो हमको इन महंगाई को कंट्रोल करने के लिए उनकी प्राइसेस को, जैसे हम आवश्यकता वस्तु अधिनियम है उसके तहत या तो स्टॉक लिमिट होती है उसको हटाते हैं या जो भी करते हैं, तो उससे फिर किसानों की जो उत्पाद है उनकी प्राइस कम होती है, वो प्रभावित होते हैं। तो इसके लिए सर हमें एक तो जैसे हम जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है उनको बढ़ावा दिया जा सकता है ताकि वो अपने उत्पादन का संरक्षण कर सके। जैसे अभी टमाटर का दाम अभी सीजन होता है तो गर्मियों तक वो खराब हो जाते हैं, फिर वो उनकी कमी पड़ जाती है तो फिर उनकी प्राइस बढ़ जाती है।
और जब किसानों के पास वो अवेलेबल होता है तब उनकी प्राइस कम होती है। तो देखा जाता है कि कभी कभी वो नदियों में डाल देते हैं अपने उत्पादों को। जैसे हाल में यूपी में देखा गया था कि लहसुन नदियों में डाल दिया था उसकी प्राइस कम होने की वजह से। तो उनको हम जैसे स्टोर कर सके, जैसे स्टोरेज फैसिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होना चाहिए और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को डेवलप किया जाना चाहिए ताकि जब हमारी डिमांड हो उसके अकॉर्डिंग हम उसकी आपूर्ति सुनिश्चित कर पाएं। ठीक है, प्लीज। ग्रेजुएशन आपने इंग्लिश लिटरेचर, साइकोलॉजी और पब्लिक एड से किया है, तो वहीं से शुरुआत करते हैं। साइकोलॉजी से शुरुआत करते हैं। कहीं मॉब लिंचिंग हो रही है, तो वहाँ जो क्राउड है उसकी साइकोलॉजी क्या होगी? कहीं पर कम्युनल वायलेंस हो रहा है तो उसकी मॉब की साइकोलॉजी क्या होगी? और कहीं पर जनता अपनी आवश्यकताओं को लेकर डिमांड कर रही है, प्रदर्शन कर रही है, तो उसकी साइकोलॉजी क्या होगी? तो जो मॉब लिंचिंग हो रहा है वहाँ क्राउड की साइकोलॉजी होती है कि उनको समय पर न्याय नहीं मिल पाएगा क्योंकि न्याय प्रणाली नहीं है, तो फिर वो खुद से ही न्याय करना चाहते हैं। और एक भीड़ में कि किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगेगा, गुमनाम रह सकते हैं, तो फिर वो जैसे मॉब लिंचिंग या फिर जैसे केसेस होते हैं उनको अंजाम देते हैं। और सर जो कम्युनल वायलेंस होता है उस टाइम फिर वो अपनी जो या तो धार्मिक सुरक्षा या फिर दूसरे धर्म को, मतलब खुद के धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानते हुए दूसरे धर्म के लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं, मतलब अपनी सुरक्षा पे वो ज़्यादा फोकस करते हैं। अगर जनता अपनी डिमांड को लेकर प्रदर्शन कर रही है तो उसकी साइकोलॉजी क्या होगी? सर वो जैसे अपनी डिमांड को लेकर प्रदर्शन कर रही है तो वो अपने जो प्रदर्शन है उससे सरकार या फिर उन तक अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहती है और जो भी अपनी डिमांड्स हैं उनको मतलब देशव्यापी बनाना चाहती है। तो तीनों की साइकोलॉजी आपने समझ ली। आप मान लीजिए कि आईपीएस अधिकारी हैं, तो तीनों को कैसे हैंडल करिएगा, ज़रा ये बताइए। मॉब लिंचिंग को, कम्युनल वायलेंस को, और जनता का डिमांड कर रही है अपनी आवश्यकताओं को लेकर के। जैसे मॉब लिंचिंग है उसके लिए कानून भी बनाए गए हैं कि 2 से ज़्यादा लोग अगर उसमें इकट्ठा होते हैं या फिर 2 भी लोग शामिल होते हैं तो उनको भीड़ माना जाता है, तो हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये कानून भी है कि भीड़ के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। तो जो इस कानून है उसका हमें इससे रिलेटेड जो भी सूचना है वो इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाई जानी चाहिए और जो इन मामलों में संलिप्त रहते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। और जैसे कुछ ट्रांजिट रूट्स होते हैं जहाँ मॉब लिंचिंग की घटनाएं होती हैं उनमें सीसीटीवी कैमराज और प्रोटेक्शन फोर्स बढ़ाई जा सकती है। और सर कम्युनल वायलेंस के लिए हम लोगों में पहले सहिष्णुता के लिए हम एक तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों कार्य कर सकते हैं। जैसे शॉर्ट टर्म में जब कम्युनल वायलेंस हुआ तो वहाँ के लीडर्स हैं उनसे बातें करके और फिर जो भी मुद्दा है उसको सॉल्व करेंगे और एक दूसरे धर्म के लोग जो अविश्वास की भावना उत्पन्न हुई है उसको कम करने के लिए दोनों जो 2 या 3 जितने भी संप्रदाय हैं उनके मध्य जो भी बातचीत है उसको शुरू करवाएंगे और लोगों में विश्वास की भावना जो उसमें जो दंगे में शामिल है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और लॉन्ग टर्म के लिए सर हम जैसे एक व्हाट्सएप ग्रुप बना सकते हैं ग्राउंड लेवल तक के जो भी हैं सरपंच तक, उनका फिर जो भी इंफॉर्मेशन धीरे धीरे जो जनता में रोष उत्पन्न होता है वो हमें पहले से उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाए ताकि हम पहले से उस पर कार्रवाई कर सकें। अच्छा, लोक संगीत आप सुनती हैं, लोक साहित्य के बारे में कुछ बताइएगा। लोक साहित्य किसको कहते हैं? सर लोक साहित्य में जो वहाँ के क्षेत्रीय भाषा में जो वहाँ की समस्याएं होती है या फिर जो उनका रीति रिवाज से रिलेटेड या फिर अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर जो भी मुद्दे चल रहे हैं वो किस हिसाब से मतलब ग्रामीण लोग या फिर वहाँ के जो क्षेत्रीय लोग हैं किस हिसाब से इस पर कोई रचना है? एक लास्ट क्वेश्चन, इस पर कोई रचना है क्षेत्रीय जो लोक साहित्य हैं उसके संदर्भ में कोई रचना का नाम बता सकती हैं? सर मैंने स्थानीय लेवल की मतलब साहित्य पढ़ा है। मांड जो राजस्थान में डांग एरिया है उससे रिलेटेड एक डांग उपन्यास है हरिराम मीना। अच्छा, थैंक यू। दौसा के बारे में 3 बातें बताएं। दौसा जयपुर और जो आगरा हाईवे उसके बीच में है तो कनेक्टिविटी अच्छी है दौसा की। और सर वहाँ काफ़ी सारी जैसे टूरिज्म की पॉसिबिलिटीज़ हैं, जैसे मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर है, आवानी की बावड़ी है और एक गेटोलाब। ये जवाहर नवोदय विद्यालय क्यों शुरू किए गए थे? आपने वहाँ पढ़ाई की है, क्या उद्देश्य था इन्हें शुरू करने का और किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में ये शुरू हुआ, कुछ जानकारी है? जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना 1986 में राजीव गांधी उस समय प्रधानमंत्री थे उनके कार्यकाल में शुरू हुए थे और इनकी स्थापना जो ग्रामीण प्रतिभा है उनको क्वालिटी एजुकेशन उपलब्ध करवाने के लिए की गई। ये आपका तीसरा इंटरव्यू है। आप ये क्यों ना माना जाए कि आपको
जितनी प्रयास का मौका दिया जाना चाहिए दे दिया गया, और ये आपका आखिरी प्रयास होना चाहिए। अभी तक के प्रयासों से आपने क्या सबक ली कि ये आपका आखिरी प्रयास हो और आप सफल हो जाए? पीछे के 3 इंटरव्यू साक्षात्कार में क्या कमियां रह गई जिससे आप इस बार दूर कर लेंगे और सफल हो जाएंगे? सर, जो पिछले 2 इंटरव्यूज थे उन्होंने मैंने अपना कॉन्फिडेंस लूज कर लिया था। मैं कोशिश करूँगी कि इस बार कॉन्फिडेंस लूज ना करूँ और जो क्वेश्चंस के आंसर हैं उनको एक एनालिटिकल तरीके से उत्तर दूँ। हिंदी लिटरेचर आपने क्यों चुना जब आप इंग्लिश लिटरेचर की विद्यार्थी थी? तो विशेष कारण? सर, मेरे कुछ सीनियर्स थे, वो प्रिपरेशन कर रहे थे, उनके पास हिंदी लिटरेचर था, तो गाइडेंस की वजह से मैंने सिर्फ हिंदी लिटरेचर को चुना। आपके हिंदी के पसंदीदा साहित्यकार? सर, प्रेमचंद। इसी से शुरू करता हूँ। आपने 5 साल इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा ग्रेजुएशन में और फिर पीजी में, फिर एक गाइडेंस की उसमें पूरी लिटरेचर की जो आपने पढ़ाई की जो सिलेबस के अकॉर्डिंग होगी, फिर अचानक लिटरेचर को पूरा ही बदल के आपने जो इंग्लिश से हिंदी कर दिया। कुछ और भी कारण थे, केवल गाइडेंस कारण था? कभी दिया आपने इंग्लिश लिटरेचर में? नहीं तो 5 साल जो पढ़ाई करी उसका कोई महत्व नहीं था इस एग्जाम में? नहीं सर, उसका महत्व है, लेकिन इसमें क्योंकि स्कोर को ज़्यादा महत्व दिया जाता है यूपीएससी में, कि मैं श्योर नहीं थी कि इंग्लिश लिटरेचर में मैं इतना स्कोर कर भी पाऊंगी। अच्छा, क्या क्या पढ़ा पीजी में आपने इंग्लिश लिटरेचर में? प्रोज, पोएट्री, इस तरह से बताएं जरा 1-2 चीज क्या पढ़ा था आपने? पोएट्री में जॉन मिल्टन और रॉबर्ट फ्रॉस्ट, विलियम वर्ड्सवर्थ, इनको पढ़ा था। और प्रोज में शेक्सपियर को पढ़ा था, किंग लियर उनका जो ड्रामा है, और नॉवेल्स भी पढ़े थे। एक तो वर्जीनिया वुल्फ है, उनका रूडी लाइट हाउस। अच्छा, जब हम तुलना करते हैं दोनों लिटरेचर की, जैसे सर लोगों ने कहा और आपकी हिंदी की, हमारे हिंदुस्तान में भी आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि इंग्लिश के प्रोफेसर बाद में हिंदी की कविता के लिए जाने गए और बड़े मशहूर बने। जैसे एक मैं उदाहरण देता हूँ, हरिवंश राय बच्चन। पता है वो इंग्लिश के प्रोफेसर थे, लेकिन बेसिकली लोग जानते हैं हिंदी कविता के कारण। 1-2 नाम और जानते हैं आप ऐसे? पोएम्स का तो नहीं पता, लेकिन ऐसे जो गीतांजलि श्री है वो भी इंग्लिश लिटरेचर से जुड़ी हुई है। उन्होंने सैंड ऑफ टॉम ओरेट समाधि उपन्यास लिखा है, हिंदी में लिखा है। चलिए, मेरा लास्ट क्वेश्चन है। आपने जिस जगह की बात की, अपने समाज की बात की, आप वहीं आईएएस बन गई, डीएम बन गई। आप गई लोगों को, महिलाओं को खासकर समाज की मुख्य धारा में लाने, लेकिन आपसे सारा स्टाफ जो है कोऑपरेट नहीं कर रहा है। महिला हैं, आप वो नहीं चाहते क्योंकि पितृसत्तात्मक समाज, और महिलाएं जैसा आपने बताया कि वो इलिटरेट हैं, अनअवेयर्ड हैं, वो आ नहीं रहे, उनके अंदर डर है कि समाज उन्हें बाहर कर देगा, और पूरा स्टाफ आपको बायकॉट किया हुआ है। एक तरह से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गांधी जी वाला आपके साथ शुरू हो गया है, पूरा स्टाफ आपके साथ नॉन कोऑपरेट। कैसे आप इस सिचुएशन में अपने आप को ढालेंगी, महिलाओं को भी लाएंगी, और वो जो आपका इकोसिस्टम जो आपके साथ नॉन कोऑपरेटिव हो गया है वो भी कोऑपरेशन करने लगे? इसके लिए सबसे पहले तो मैं जो स्टाफ है उनसे रिलेटेड उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको जानना चाहूंगी कि क्या प्रॉब्लम है, वो किस बेस पे मतलब वो मेरे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात, लड़की हैं, आपने बताया कि हमारा प्रतिष्ठात्मक समाज है वहाँ महिलाओं को नहीं, वो कहते हैं लड़की हमें गाइड करेगी। सर, एक आईएएस ऑफिसर के साथ इतना उसके पास इतना पावर होता है कि वो एक कोऑपरेट कर सके, और हम कुछ ऐसे एग्जांपल्स दे सकते हैं फिर जो ग्राउंड लेवल पे जाके महिलाओं से रिलेटेड जो समस्याएं हैं उनको, और जो गवर्नमेंट द्वारा पॉलिसी चलाई जा रही है उनका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन करवाएंगे तो थोड़ा बहुत सुधार आएगा। तो जागरूकता एनजीओ सेल्फ हेल्प। अच्छा, आप अभी आसाम में जो बालिकाओं की कम उम्र की शादी हो रही है उसको लेकर वहाँ के सीएम ने एक अभियान चलाया है। आपके यहाँ बाल विवाह की बहुत बड़ी समस्या रही है, नहीं देखती कि ऐसा आपके यहाँ भी होना चाहिए? अगर ऐसे कानून आ जाएं और सीधे जो है पाक्सो जैसे एक्ट के तहत गिरफ्तारी होने लगे तो एक थ्रेट होगा, और एक बढ़िया अभियान है ये मेरे ख्याल से। तो खासकर महिलाओं को जिस तरह यहाँ दबाया जाता है, महिलाओं के अधिकारों की रक्षा नहीं होती है, तो मेरे ख्याल से ये आसाम का ला तो पूरी जगह लागू होना चाहिए, खासकर आपके राजस्थान में। क्या मानना है आपका? जो असम में अभी चलाया जा रहा है उससे महिलाएं भी प्रभावित हो रही हैं, तो हमें इसका पहले से ही ध्यान रखा जाना चाहिए कि जो हमारे कानून है उनका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो, उनकी शादी मतलब लेट ही हो। और क्योंकि जो बाल विवाह जिन क्षेत्रों में होते हैं अभी भी लोग पिछड़े हुए हैं, उनको कानूनों की या फिर इतनी समझ नहीं है, और इसका एक रीजन ये भी है कि गरीबी है।
तो वो महिलाओं के ऊपर इतना खर्चा नहीं करना चाहते, वो पहले ही तो बाल विवाह होने देना चाहिए। नहीं सर, बाल विवाह नहीं होने देना चाहिए, इसलिए जागरूकता बढ़ाई जानी चाहिए और महिलाओं को शिक्षा और फिर से मेरा कोई डिप्लोमेसी नहीं, आपके फादर एएसआई हैं, आपने बड़ी अच्छी, आप वॉलीबॉल बास्केटबॉल की प्लेयर रही हैं, हमें डिसीजन चाहिए आइदर और। अगर बाल विवाह हो रहा है और एक मौका मिलता है आपको, प्राइम मिनिस्टर ने एकदम अधिकार दे रखा है, वहाँ सीएम से कह रखा है कि जो कहती है करने दो उस जिले में, और आप एसपी हैं, और वहाँ पे ये एक्ट अगर लागू होता है तो ऑब्वियस सी बात है कि बहुत पॉक्सो एक्ट आपने पढ़ा होगा, तो ये बाल विवाह को रोकने में कितना प्रभावी होगा, और आप अपने यहाँ लागू करेंगी या नहीं करेंगी? सर उसको लागू करना चाहिए, लेकिन रेट्रोस्पेक्टिव जो प्रभाव है उससे लागू। ओके मित्रेश, तो फॉर्मल पार्ट ऑफ इंटरव्यू ओवर हो गया है, यू कैन गो, विल कॉल यू फॉर फीडबैक। थैंक यू।